हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 8। आज लेसन 5 है, जिसमें आज का टॉपिक है आपका मानव संसाधन। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आज का जो लेसन 5 में टॉपिक है मानव संसाधन, आइए उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात किया गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करता है। और इसके अलावा बात करें हम आपसे दोस्तों, तो लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, और इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन माना जाता है। ठीक है, आगे चले तो दोस्तों, इसमें बात किया गया है आपका कि भारत सरकार के अधीन 1985 में इसका निर्माण लोगों के कौशल बढ़ाने के लिए किया गया था। नोट है आपके सामने, जैसा कि बुक में दिया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य सांभ्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योजना को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, आगे टॉपिक है आपका दोस्तों, वो है जनसंख्या का वितरण। आइए देखते हैं इनसे संबंधित क्या क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रारूप कहते हैं। आगे बात किया गया है कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भूभाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। इसके अलावा बात किया गया है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, और कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं तो और कुछ विरल बसे हुए हैं। ठीक है, आगे चले तो दोस्तों, बात किया गया है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, वो है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। इसके अलावा बात किया गया है आपका दोस्तों कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो बात किया गया है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों जैसे कि एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, और इसमें आगे हम आपसे बात करें दोस्तों, तो विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जैसे कि 10 देश कौन कौन से हैं, आइए उनको हम जानते हैं। तो दोस्तों, जापान है, रूस है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, यूएसए है, भारत और चीन है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें दोस्तों आपका, वो है जनसंख्या का घनत्व। इससे संबंधित क्या क्या चर्चा किया गया है, आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। और 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे इसमें हम आपसे बात करें दोस्तों, तो बात किया गया है जैसे कि बिहार जनसंख्या का घनत्व की बात करें तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बात किया गया है। बंगाल की जनसंख्या के घनत्व का बात करें तो 1028 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग मीटर में बात किया गया है। और केरल की जनसंख्या की बात करें हम आपसे जनसंख्या घनत्व का, तो 860 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है,
दोस्तों आगे चले तो बात किया गया है केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दोस्तों 11,320 जो है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ की बात करें तो 9,258 है। पांडुचेरी की बात करें तो 2,547 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात किया गया है कि संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताया गया है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण एवं मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें दोस्तों वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आइए जानते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें बात किया गया है दोस्तों स्थलाकृति के बारे में। तो दोस्तों लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों आपका कि गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो आपका बात किया गया है दोस्तों इसमें वो है कि एंडीज, अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। ठीक है, आगे इसमें बात किया गया है आपका दोस्तों वो है जलवायु के बारे में। आइए इनके बारे में क्या चर्चा किया गया है उसको जानते हैं। तो दोस्तों लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसी सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेशों, कनाडा और कर्नाटक में रहने से बचते हैं। ठीक है, आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों आपका मृदा के बारे में। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांग ही, चांग, जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे आपका बात किया गया है दोस्तों जल के बारे में। तो दोस्तों लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है और विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, आगे इसमें आपका बात किया गया दोस्तों वो है खनिज के बारे में। तो दोस्तों खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं और दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, आगे जो टॉपिक है आपका दोस्तों वो है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक कारक, दूसरा बात करेंगे सांस्कृतिक कारक और तीसरा बात करेंगे सामाजिक कारक के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक कारक के बारे में। तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं और जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, दूसरा बात किया गया इसमें सांस्कृतिक कारक। चलिए ये इसके बारे में देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इनके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तीसरा है आपका सामाजिक कारक। तो दोस्तों अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, जैसे कि उदाहरण में बात किया गया है पुणे शहर के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों आपका अगला टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन से। तो दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जैसा कि बात किया गया है आपका दोस्तों कि मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है और सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व के जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आगे बात किया गया दोस्तों आपका कि 1999 में
30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या जो है दुगनी यानी 6 अरब हो गई। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो किया गया है कि वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। ठीक है, आगे इसमें बात किया गया आपका दोस्तों वो है जीवन प्रत्याशा। क्या होता है जीवन प्रत्याशा, आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, आगे बात किया गया है आपका दोस्तों वो है जन्म दर। तो दोस्तों जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों की जीवित जन्मों की संख्या से मापा जाता है। ऐसे ही आगे बात किया गया है दोस्तों आपका मृत्यु दर के बारे में। तो मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से मापा जाता है। ठीक है, आगे इसमें बात किया गया है आपका दोस्तों वो है प्रवास के बारे में। प्रवास क्या होता है, तो दोस्तों किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे है आपका प्राकृतिक वृद्धि दर। ये क्या होता है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों कि विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है और प्रवास एक अन्य कारण है जिसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है और लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे बात किया गया है आपका दोस्तों वो है उत्प्रवासी। ये क्या होता है, तो दोस्तों उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला बात किया गया है आपका वो है अप्रवासी। अप्रवासी क्या होता है दोस्तों, तो अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका दोस्तों वो है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। आइए देखते हैं इसके विषय में क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है और विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। ठीक है, आगे बात किया गया है दोस्तों आपका कि कुछ देशों में जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। ऐसे ही आगे बात करें तो अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका सामने दोस्तों वो है जनसंख्या संगठन। आइए देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या चर्चा किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश से आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि उदाहरण में बात किया गया है कि बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो बात किया गया है कि जनसंख्या संगठन जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं और वे किस आयु वर्ग के हैं और कितने शिक्षित हैं और वे किस व्यवसाय में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे दोस्तों तो बात किया गया है कि एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे वायुलिंग पिरामिड भी कहते हैं।